हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। चैप्टर चल रहा था 6, त्रिभुज ट्राइंगल। तो प्रश्नावली चल रही थी 6.3 और दोस्तों हम लोगों ने 12 सवाल उसके सॉल्व कर लिए थे। अब आइए देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। तो दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दर्शाना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है या नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13वां। प्रश्नावली चल रही थी 6.3। तो क्वेश्चन नंबर 13वां देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है ABC। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो दिया गया है त्रिभुज ABC, BC पर एक बिंदु इस प्रकार है। कह रहा है ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ये दिया गया है दोस्तों, कोण ADC बराबर कोण BAC के। तो हमें सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका किस तरीके से चित्र बनेगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है। तो आइए देख लेते हैं, एक त्रिभुज बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से एक त्रिभुज बना देते हैं। अब इसी त्रिभुज पर एक दूसरी भुजा डाल देते हैं। अब आइए इनके नाम लिख देते हैं। तो ये वाला पॉइंट दिया गया है, ये वाला पॉइंट A है दोस्तों, तो ये A पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट जो है ये C है। इस वाले पॉइंट को D नाम देंगे और ये इस तरीके का कोण बन जाएगा। ये इधर पूरा ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इस तरीके से। अब इस सॉल्व को सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये सवाल सॉल्व। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से त्रिभुज बने हैं। तो एक पहला त्रिभुज जो बना है ABC, त्रिभुज ABC, और एक दूसरा त्रिभुज बना है त्रिभुज EDC में। तो आइए अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं किस तरीके से आगे की भुजाएं होंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन से कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो देख लेते हैं कोण BAC बराबर है कोण ADC के। अब देख लेते हैं दोस्तों, कोण ये भी A 90 डिग्री का दिया गया है और कोण D ये भी 90 डिग्री का दिया गया है। तो इस वजह से कौन सा कोण कह रहा कोण BAC बराबर कोण ADC, यानी ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। अब आइए दूसरा कोण देख लेते हैं। तो लिखेंगे कोण BCA इक्वल टू कोण DCA। अब BCA कौन सा कोण हो जाएगा दोस्तों? तो ये कोण हो जाएगा BCA, यानी ये वाला कोण हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा कोण कौन सा बन रहा है? DCA। तो दोनों में ये C आ रहा है, इस वजह से इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये वाला हो जाएगा उभयनिष्ठ कोण। तो ये नीचे वाला कोण दोस्तों कौन सा बन गया? ये बन गया उभयनिष्ठ कोण। अब लिखेंगे जब दो त्रिभुजों में दो कोण मिल जाते हैं तो उनमें कौन सी कसौटी लग जाती है? डबल A की कसौटी से। तो लिखेंगे
डबल ए समरूपता कसौटी के द्वारा डबल ए समरूपता की कसौटी के द्वारा अब क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे द्वारा इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती हैं। तो दोस्तों समानुपाती हैं सी ए, क्या लिखेंगे, सी ए अपॉन सी डी। तो सी ए अपॉन सी डी इक्वल टू सी बी अपॉन में सी ए, इस तरीके से। तो आइए अब इनका क्या करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका यहाँ गुणा करा देते हैं, इसका यहाँ गुणा करा देते हैं। तो सी ए है तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए इंटू सी ए इक्वल टू ये हो जाएगा सी बी इंटू सी डी, इस तरीके से। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी ए दो बार है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, इस तरीके से। और यही क्या है, यही पूछ रहा था सवाल में कि हमें सिद्ध करके यही चीज़ लानी है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इनका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, और इसे इस तरीके से बंद कर लेते हैं। तो ये आंसर प्राप्त हो गया, जो आंसर हमें निकालना था। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 14, यानी 14वां क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं 14वें क्वेश्चन में क्या दिया गया दोस्तों। 14वें क्वेश्चन में दिया गया एक त्रिभुज ABC की भुजा है, यानी लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एक त्रिभुज ABC की भुजाएं दोस्तों आप अपनी कॉपी में देखते रहिएगा। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC और AB व AC तथा माध्यिका AD, यानी बीच में क्या दिया गया है, माध्यिका एक AD दिया गया है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं हैं PQ और PR, जिनका माध्यिका क्या है, PM है। दूसरा लिख लेते हैं, अन्य त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, एक है PQ और दूसरी कौन है, PR। PQ तथा PR है। इसकी माध्यिका है PM। क्रमशः समानुपाती हैं। क्रमशः कैसे हैं, समानुपाती हैं। क्रमशः समानुपाती हैं। तो कह रहा है कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें लाना है त्रिभुज ABC समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करके दोस्तों निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या देख लेते हैं, दो त्रिभुज देख लेते हैं। दो त्रिभुज किस तरीके दिए हैं, दोनों त्रिभुजों को बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोनों त्रिभुज बनाएंगे। इस तरीके से पहला त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। ये एक त्रिभुज है। अब कह रहा है कि इसकी भुजाएं कौन सी हैं, इसकी भुजाएं हैं AB व AC। तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। एक भुजा हो गई AB और दूसरी भुजा हो गई AC। अब इसका जो मध्य का बिंदु है वो क्या है, D है।
तो इसके मध्य का बिंदु बना देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका मध्य बिंदु बना देते हैं, तो ये मध्य बिंदु कहलाएगा, यहाँ पर डी पॉइंट आ जाएगा इस तरीके से। अब इसी तरीके का एक और त्रिभुज दिया गया है जो पी क्यू आर के रूप में बना है, तो आइए वो देख लेते हैं। इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया, दो त्रिभुज बना लिए। अब इनमें नाम दे देते हैं। ये वाला क्या है, ये P बिंदु है, और ये Q बिंदु है, और ये R बिंदु है। अब इसका बीच का माध्यिका क्या है, इसकी माध्यिका थी PM। तो यहाँ पर एक माध्यिका डाल देंगे दोस्तों, इसे M बिंदु मान लेंगे, तो ये PM क्या है, ये इसकी माध्यिका बन जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इस सवाल को आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब सवाल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, AD और PM, AD और PM भुजा BC व QR के संगत माध्यिका हैं। संगत क्या है दोस्तों, ये संगत माध्यिकाएं हैं। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है, भुजा क्या दी गई, भुजा दी गई है AB, तो लिखेंगे AB, तो क्या आ जाएगा AB अपॉन में PQ, तो क्या आ जाएगा अपॉन में PQ। इस तरीके से यानी AB अपॉन PQ। अब क्या लिखेंगे, दोनों की माध्यिकाएं हैं यानी दोनों आधी भुजा है, तो आधा लिख लेंगे यानी 1/2 BC अपॉन में 1/2 QR, 1/2 QR, यानी BC इसका लिख लिया और अपॉन में QR इसका लिख लिया। फिर से बराबर लगाएंगे आगे। अब इन दोनों के माध्यिकाएं लिख देते हैं। तो माध्यिका पहले की क्या है, पहले की दी गई है AD, तो क्या आ जाएगा AD अपॉन में दूसरे की माध्यिका कितनी है PM, तो क्या आ जाएगा PM, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं। तो अब दोस्तों AB की जगह तो AB आ जाएगा, तो लिखेंगे AB अपॉन में PQ इक्वल टू, अब ये BC जो है, BC किसके बराबर में हो जाएगी, ये BD के बराबर में हो जाएगा। इसका आधा लिखेंगे तो क्या कर देंगे, BC जो है उसका आधा BD लिखा है, तो आधा आ जाएगा BD अपॉन में, जैसे ये दिया गया है QR, तो QR का आधा क्या हो जाएगा QM, तो क्या लिखेंगे QM इक्वल टू, आगे जो दिया गया है वही रख देंगे AD अपॉन PM। अब फिर से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा AB अपॉन में PQ इक्वल टू, अब दूसरी भुजा क्या बन जाएगी AC आ जाएगा, AC अपॉन में PR इक्वल टू AD अपॉन में PM, और इसे मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM के। अब देख लेते हैं इसमें त्रिभुज कौन कौन से दिए गए हैं। देख लेते हो दोस्तों, त्रिभुज दिया गया ABD यानी ABD, ये वाला त्रिभुज दिया गया है। उसके बाद त्रिभुज दिया गया PQM यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समान में समरूप है। ठीक है, अब आगे वाला देख लेते हैं। तो इसमें कसौटी इसकी देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा SSS की समरूपता कसौटी से। तो लिखेंगे SSS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के
समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, जब संगत कोण समान होते हैं तो किस तरीके से कसौटी लगेगी। आ जाएगा त्रिभुज, क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ABD बराबर कोण PQM के। फिर देख लेते हैं दूसरा, चूंकि कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण PQR के। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, तो इन दोनों में कौन से कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण बराबर हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण PQR। अब इसे कहां से लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण दूसरे से, समीकरण 2 से, क्योंकि 2 में समीकरण दिया गया है। अब आइए दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है इसका। आज दिया गया है AB बटे PQ इक्वल टू BC बटे QR। ये किस समीकरण में दिया गया दोस्तों, ये दिया गया समीकरण 1 में, पहले वाले में, समीकरण 1 में। तो अब इसमें कौन सी कसौटी लग जाएगी दोस्तों, अब इसमें लग जाएगी SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC व PQR समरूप हैं, PQR समरूप हैं। तो ये दोस्तों इन्हें सांकेतिक माध्यम में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के। तो दोस्तों इस तरीके से ये सवाल 13वां सवाल जो था, 14वां सवाल जो दोस्तों था, ये 14वां सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका 15वां सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 15वां सवाल। दिया गया लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए फ्रेंड्स, सवाल दिया गया है 15वां, तो लिख लेते हैं सवाल नंबर 15वां। देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि एक 6 मीटर लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई जो है वो 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो कह रहा कि एक स्तंभ दिया गया है, तो एक स्तंभ बना लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो दिया गया है, यह एक स्तंभ है, ये स्तंभ की ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई सवाल में दी रखी है कि स्तंभ की ऊंचाई लंबाई जो है वो 6 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे ये 6 मीटर है। इस तरीके से ये स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर। इसे मान लेते हैं दोस्तों TR से। उसके बाद में कह रहा कि इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी मीटर दूरी पर बन रही है, 4 मीटर दूरी पर बन रही है। तो इसकी छाया 4 मीटर दूरी पर बना लेते हैं दोस्तों। तो ये इसकी छाया बन रही दोस्तों, यहाँ से कितनी मीटर दूरी पर है, ये 4 मीटर दूरी पर है। इसे पॉइंट को S नाम दे देंगे। ये 4 मीटर है। अब उसी समय कह रहा कि एक मीनार की जो ऊंचाई है, एक इसी के सामने एक मीनार है। पहले यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं ताकि आसानी रहे।
इस तरीके से कह रहा मीनार की जो छाया बन रही है वो 28 मीटर दूर है। इस वाली रेखा को जो आगे बढ़ा देते हैं। अब इसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। इस तरीके से अब इस वाले बिंदु को P मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को Q मान लेते हैं, PQ मान लेते हैं। ये दोनों जो बिंदु हैं ये PQ हैं। और इस मीनार की, ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर है। मीनार की ऊंचाई जो दी गई वो h मीटर है। अब यहाँ से जो पूरा दिया गया है S से, वो 28 मीटर की दूरी दी गई है। इसके बीच का जो दिया गया है डिस्टेंस वो 28 मीटर है। अब आइए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से सवाल ये हल करेंगे। तो दोस्तों अब इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, देख लेते हैं कौन से। लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं? एक बन रहा है TRS, TRS तो लिखेंगे TRS, तथा दूसरा बन रहा है त्रिभुज PQS यानी PQS। तो दूसरा त्रिभुज बन रहा है PQS। अब आइए देख लेते हैं इसमें किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो जब समरूप त्रिभुज है तो उनकी भुजाएं भी कैसी होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो क्या लिखेंगे? PQ अपॉन में TR, यानी ये PQ दिया गया है तो PQ बटे में TR, यानी दोनों के लंबाई बटे बड़े वाले त्रिभुज की लंबाई बटे छोटे वाले त्रिभुज की लंबाई, ऊंचाई। अब आइए देख लेते हैं बराबर QS यानी बड़े वाले की डिस्टेंस तो क्या आ जाएगी? QS अपॉन में छोटे वाले की डिस्टेंस कितनी दी गई है? SR। इस तरीके से अब आइए इनके सब के मान रख देते हैं। तो PQ का मान कितना दिया गया है? H दिया गया है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अपॉन TR का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया, तो इसकी जगह 6 आ जाएगा। अब इक्वल टू QS कितना दिया गया? Q से S के बीच की दूरी 28 दी गई है, तो ये दूरी 28 रख लेंगे। अपॉन में S से R के बीच में कितना दिया गया? 4 दिया गया, तो ये 4 आ जाएगा। अब जब H का मान निकालेंगे तो H बराबर आ जाएगा 28 और अपॉन में 4 ही रहेगा। अब ये दिया गया तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 में, इस तरीके से करके। अब आइए इसे काट देते हैं। तो 4 एकम 4 काटते हैं और ये 7 चौके 28, तो H बराबर आ जाएगा 7 छंग 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों? मीनार की ऊंचाई आ गई 42 मीटर। तो इस तरीके से 15वां सवाल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं अंतिम सवाल, इसका 16वां सवाल किस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 16वां सवाल दिया गया है AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सिद्ध कीजिए AB बटे PQ इक्वल टू AD बटे PM। दोस्तों ये सवाल देख लेते हैं हम किस सवाल का ये अपोजिट दिया गया। ये सवाल 14वें का अपोजिट दिया गया, यानी जैसा 14वां सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया था बिल्कुल डायरेक्टली 14वें सवाल का ही ये अपोजिट सवाल है, उसी का ये विलोम है। तो आइए इसे थोड़ा शॉर्टकट में जल्दी से समझ लेते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 16वां। 16वां सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसमें भी उसी तरीके से दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले इन्हें थोड़ा रफ तरीके से समझ लेते हैं। पहला त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के, यानी ये सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। अब इसमें क्या त्रिभुज ABC तथा PQR की माध्यिकाएं क्रमशः दी गई AD तथा PM। तो देख लेते हैं किस तरीके से त्रिभुज दोनों बनेंगे। तो एक तो त्रिभुज दोस्तों ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा AB और ये C। अब इसी को इस तरीके से बीच में डाल देंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, उसकी माध्यिका D बन जाएगी AD। अब इसी तरीके से यहाँ पर त्रिभुज खींच लेते हैं। दोस्तों ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से थोड़ा रफ तरीके से जल्दी से लगाते हैं।
14वें सवाल का ये अपोजिट है, विलोम है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लगेगा। इसे क्या नाम देंगे दोस्तों? पी क्यू आर। अब इसका एक माध्यिका डाल देंगे इस तरीके से यहाँ पर, तो ये माध्यिका हो जाएगा एम। तो पी एम इसकी माध्यिका बन जाएगी। अब हमें निकालना क्या है? दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी, यानी ए बी डी पहले ये वाला त्रिभुज लिखेंगे, तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, ये दोनों त्रिभुज यदि हमने समान सिद्ध कर दिए तो ये चीज़ें आसानी से सिद्ध हो जाएंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें डी समकोण है और इसमें एम समकोण है, दोनों चीज़ें क्या है? समकोण दिए गए हैं। तो इसमें जो कोण बी बराबर कोण क्यू के, ये दोनों भी कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये देख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे? कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के। अब इसमें आगे लिख देंगे, ये आया कहाँ से है? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई। यानी समरूप त्रिभुजों के क्या होते हैं? कोण संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो आइए हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2 बी सी और अपॉन में 1/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? क्यू आर आ जाएगा। अब आगे लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू, जब इनका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी सी का आधा क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा। तो बी डी अपॉन और क्यू आर का आधा क्या आ जाएगा? क्यू एम आ जाएगा। तो लिख देंगे क्यू एम इस तरीके से। अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें कसौटी कौन सी लगेगी दोस्तों? यहाँ देख लेते हैं, तो इसमें कसौटी लगेगी साइड एंगल साइड की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता की कसौटी से ये सिद्ध हो जाएगा। तो अब आइए देख लेते हैं हमें निकालना क्या था इस सवाल में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस साइड देख लेते हैं दोस्तों, इस जगह में, तो क्या आ जाएगा? ए बी बटे में आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी डी बटे में आ जाएगा क्यू एम इक्वल टू ए डी बटे में आ जाएगा पी एम। सभी भुजाएं क्या है? समरूप त्रिभुजों की सभी भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। माध्यिकाएं हैं तो माध्यिका माध्यिका के समानुपाती हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी बटे पी क्यू इक्वल टू ए डी बटे पी एम। और दोस्तों यही सवाल में हमें सिद्ध करना था, यही चीज़ें हमें निकाल कर लानी थी। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर प्राप्त हो जाता है और हम लोगों ने इसके 16 सवाल सॉल्व कर लिए। यानी ये प्रश्नावली दोस्तों पूरी संपूर्ण हो गई। अब इसके बाद में इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए और इसका मॉक टेस्ट होगा। तो आइए बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए कुछ मुख्य चीज़ें और समझ लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस में जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह के होते हैं। जैसे मान लेते हैं दो त्रिभुज दिए गए हों, तो एक हमारे पास त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर जो दिए गए हैं, तो इसमें कई क्वेश्चन पूछ देता है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्या पूछेगा? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा। तो क्या लिख देते हैं? कह देगा क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों क्या होता है? जैसे मान लो उसने दे दिया क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 25:49 इस तरीके से 25:49। तो कह देगा कि उनकी भुजाओं का अनुपात बताओ। तो सवाल पूछ देगा कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा।
भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, भुजाओं का अनुपात किस तरीके से निकालते हैं। ये कौन सी संख्या का वर्ग हो जाता है, ये हो जाता है 5 का वर्ग, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद ये कौन संख्या का वर्ग है, 7 है। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है 5:7 यानी 5:7। जब किसमें दिया होता है, क्षेत्रफल में दिया होता है, तो उसकी क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। और यदि कहीं पर भुजाओं का अनुपात दिया जाए, जैसे दूसरे में देख लेते हैं दूसरे तरीके से किस तरीके से पूछता है। जैसे मान लो भुजाओं का अनुपात दे देगा, कह देगा दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। तो जब दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात देगा तो किस तरीके से दे देगा, जैसे दे देगा 2:3 यानी 2:3 में। तो आप कह देगा कि इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जब ये भुजाएं दी गई हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो तुरंत इनका 2 में गुणा कर देंगे यानी इनका वर्ग निकाल देंगे। तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 4:9 आ जाएगा। उनकी भुजाओं का भी अनुपात आ जाएगा। उसके बाद में कह देता है, एक अगला सवाल समझ लेते हैं किस तरीके से पूछा जाता है उसमें। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि कोई एक समलंब चतुर्भुज है, कोई समलंब चतुर्भुज है, कोई समलंब चतुर्भुज, जैसे मान लेते हैं ABCD दिया गया है, ABCD। अब उसमें कह देगा कि इसके दो विकर्ण दिए गए हैं, यानी एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। अब इनकी लंबाई दे देगा कि AC की लंबाई मान लेते हैं 6 है और BD की लंबाई जो है वो 8 है। तो कह देगा कि इनकी भुजाएं क्या होंगी, इस चतुर्भुज की भुजाएं क्या होंगी, उस भुजा को हमें ज्ञात करना है कि उसकी भुजा क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं इनकी भुजाएं कैसे निकालते हैं। तो जब दो त्रिभुजों के दो विकर्ण दिए जाएं दोस्तों, तो सबसे पहले विकर्णों का क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, यानी उनको आधा कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा इनका अनुपात, तो पहले विकर्ण का अनुपात क्या आ जाएगा, 6, और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब इन्हें कट करेंगे तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब उसके बाद में क्या करते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं, दोनों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 25। अब 25 का फिर से क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं, भुजा निकाल लेते हैं। A बराबर, तो 25 कौन संख्या का वर्गमूल है, 5 का वर्गमूल है। तो उसकी भुजा क्या आ जाती है दोस्तों, उसकी भुजा आ जाएगी 5। यानी जब किसी भी चतुर्भुज के दो विकर्ण दिए जाएं तो सबसे पहले उन विकर्णों का समानुपात निकालते हैं, यानी उन विकर्णों को क्या करते हैं, आपस में काटते हैं, अनुपात के रूप में रखते हैं या उनका आधा कर लेते हैं। उसके बाद में जो चीज़ें आती हैं उनका वर्ग कर देते हैं, और जो चीज़ें जोड़ने पर आती हैं उनका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा उसकी भुजाओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं इस चैप्टर्स के। तो अगले क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। जैसे कह देगा कोई त्रिभुज दिया गया है, उसमें कह देगा कि ED की जो माप है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब इसी के बाद में एक त्रिभुज दे देगा, उसमें पूछ देगा कि AC की माप बताओ। तो जब AD और AC जब दोनों का मध्यबिंदु हो जाएगा तो ये वाली जो भुजा दी जाती है, भुजा सदैव उसकी हाफ हो जाती है, यानी 1/8 हो जाती है। जब कट करेंगे तो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से भुजा आधी हो जाती है। यदि यहाँ पर 10 दिया जाएगा तो 5 आ जाएगा, अगर जो 6 दिया जाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 दिया जाएगा तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से जब भुजाएं आपस में माध्य होती हैं यानी मध्यमान होती हैं, उनके बिंदु कैसे होते हैं, माध्य होते हैं। जैसे मान लो कोई इस तरीके का एक त्रिभुज दिया गया है, ABCD और E इस तरह का। तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा दी गई है वो पूरी दे देते हैं कि AB बराबर जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी AB बराबर जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो कह देगा ED का मान बताओ, तो इनके बीच का लंब होता है आधा होता है, तो इस वजह से यहाँ की भुजा अप्रॉक्स में 4 मानकर लिख लेते हैं। या तो फिर इनकी सभी भुजाएं दे देगा, यानी यहाँ की भुजा दे देगा, यहाँ की भी भुजा दे देगा, इस तरीके से यहाँ की भुजा दे देगा, कह देगा कि यहाँ की भुजा बताओ। तो जब 4 में से एक की मिसिंग कर देगा तब हम उसे फार्मूले के द्वारा निकाल लेंगे, यानी AD/BD और AE/EC ये फार्मूला लगा देंगे तो वो चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन जब केवल एक भुजा दी जाए तो सदैव उसका क्या करते हैं, उसका आधा रख देते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन, ये किस तरीके से एग्जाम्स में या बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कई बार बता देता है कि कोई एक त्रिभुज दिया गया है ABC के रूप में,
उसमें सभी के मान दे देते हैं। जैसे दे देगा कि एक भुजा 6 है, यानी कह देगा कि ए बी बराबर 6 है। उसके बाद में बी सी बराबर 12 है, और कह देगा कि ए सी बराबर जो दिया गया है वो 6 और रूट 3 है। इस तरीके से है। तो अब हमें क्या निकालना है, कह देगा कि इसमें जो कोण बी है वो कोण बी का मान ज्ञात करना है कि कोण बी क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो भुजाएं होती हैं, सबसे पहले बड़ी भुजा को, अब इसका कोण समझ लेते हैं किस तरीके से ये त्रिभुज बनाया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये त्रिभुज बनेगा। तो ये बी हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सी, और ये हो जाएगा ए। इस तरीके से मिलाएंगे तो जो ए बी है वो 6 आ जाएगा। उसके बाद में जो दोस्तों यहाँ पर जो बी सी दिया गया है, यहाँ पर बी सी रखेंगे ये, और ये ए सी आ जाएगा। ए सी जो है वो 12 है, और जो ये बी सी दिया गया है ये दिया गया है 6 रूट 3। इस तरीके से तो पूछेगा कि कोण बी क्या है, कोण बी का जो है वो कोण क्या होगा, कोण बी का हमें मान ज्ञात करना। तो इसमें फार्मूला क्या लगता है दोस्तों, इसमें फार्मूला लगता है कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी यानी आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी लंब स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। अब यदि इनका योग इस कर्ण के बराबर आ गया तो उसका जो भी कोण होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। तो ए बी बराबर क्या दिया गया, 6 दिया गया दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी बराबर दिया गया 6 रूट 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखेंगे किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो 6 का करेंगे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे 6 का 36 आ जाएगा, और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 108 आ जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं 36 गुणे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 36 में जब 3 का गुणा करेंगे 108 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 144, और 144 कौन संख्या का वर्ग होता है, 12 का होता है। तो ए सी का मान कितना दिया गया, वही ए सी का मान 12 दिया गया, यानी ये 12 का वर्ग है। तो इस तरीके से जो ये बी दिया जाएगा वो बी क्या हो जाएगा, ये बी एक समकोण हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सदैव। तो आइए देख लेते हैं इसके एक आध और क्वेश्चन किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुविकल्पी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। तो देख लेते हैं दोस्तों, यदि जैसे कोई दिया जाए कि इनकी संगत, कह देगा कि संगत क्षेत्रफलों का अनुपात, संगत क्षेत्रफलों का अनुपात बता देगा कि संगत क्षेत्रफलों का अनुपात 81 और 100 दिया गया है। तो कह देगा कि संगत भुजाओं का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो संगत भुजाओं का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे। 81 दिया गया है, 81 कौन संख्या का वर्ग होता है, 9 का होता है, तो रेशियो में 10 दिया गया, 10 किसका होता है, 100 दिया गया, 100 किसका होता है, 10 का होता है। तो उनकी संगत भुजाओं का क्या आ जाएगा अनुपात, 9:10 के रूप में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रश्नावली पूरी तरीके से संपूर्ण हो गई। इस तरीके से हमने इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल थे सारे सवाल देख लिए जो भी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और एक बार चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी आपके दोस्त व्यवहारी हो, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। दोस्तों आगे बने रहिए। इसके बाद में हम लोग 7 चैप्टर पढ़ेंगे, यानी बिंदु निर्देशांक, निर्देशांक ज्यामिति किस तरीके से सॉल्व करेंगे।